रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। इट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर चैप्टर विच इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, चैप्टर नंबर 3 ऑफ फ्लिपिंग कॉर्ड। सो बुक से तो हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन आई हैव क्रिएटेड माई ओन नोट्स ऑन दैट चैप्टर एंड आई विल टीच यू फ्रॉम दैट एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये समझना कि ड्रग्स किस तरह से हमारी बॉडी में जाकर वर्क करती हैं और जो भी डिज़ीज़ है उसको ट्रीट करती हैं, उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपना बॉडी का फंक्शन किस तरह से चल रहा है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ड्रग्स के मैकेनिज़्म को समझना। अदरवाइज़ यू कैन नॉट एबल टू लर्न द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। सो सबसे पहले हमारा अपना बॉडी का मैकेनिज़्म किस तरह से वर्क करता है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, बिफ़ोर दैट कि मैंने ये नोट्स इस वजह से भी बनाए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग अपने पर्सनल नोट्स इसी तरह से बना सकते हैं, देख कर के किस तरह से नोट्स बनाने हैं, और उससे बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि आप पूरी किताबें लेके बैठ नहीं सकते। तो की पॉइंट्स को इस तरह से करेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा एंड और चीज़ों को लिंक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा अपना बॉडी का फंक्शन किस तरह से चल रहा है। हमारा अपना जो बॉडी का फंक्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। किस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है? ये ट्रांसमिट करवाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की थ्रू नर्व फाइबर और देन इफेक्ट आता है। हाउ? जैसे आपने कोई चीज़ें टच की हैं या कुछ भी किया है तो ब्रेन तक सिग्नल जाता है। ब्रेन जो है वो ट्रांसमिशन करवाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की नर्व फाइबर के थ्रू और आपको रिस्पॉन्स आता है कि आपको किस तरह से अफेक्ट देना है। इसी तरह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और टारगेटेड टिश्यू तक सिग्नल आता है और वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होता है फॉर द पर्टिकुलर रीजंस एंड फॉर द पर्टिकुलर पार्ट। अच्छा, ये तो हमारे बॉडी का फंक्शन हो गया। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो हम उसी से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसको, अगर हम डिज़ीज़ है इसको हम ट्रीट करने के लिए वही ड्रग्स देते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करती हैं या उनको कॉपी करती हैं या उनके मैकेनिज़्म एक्शन को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो हम उन ड्रग्स को कहते हैं कि वो ऑटोनॉमिक ड्रग्स हैं। बेसिकली हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो सिस्टम होता है वो हमारा होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास सेंट्रल है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, बीच का वाला पार्ट जो है आपके बॉडी का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है न्यूरॉन्स का सिस्टम या नर्व्स का सिस्टम। एनी नर्व दैट एंटर्स एंड लीव द सीएनएस। कोई भी नर्व जो सीएनएस से निकल रही है, सीएनएस के अंदर इंटर हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है, वो सारी जो हमारी पूरी बॉडी में जो नर्व्स का एक नेटवर्क है वो पेरिफेरल सिस्टम है। यानी पेरिफेरल सिस्टम जो है वो हमारे सीएनएस को कनेक्ट करवाती है बॉडी से। ठीक है, तो ये उसका सिस्टम है और इसी से रिलेटेड पे सारे सिस्टम फर्दर आते हैं जिनके बारे में, जिनकी स्टडी हम करते हैं, जिनसे रिलेटेड जो है हम ड्रग्स पढ़ते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी फर्दर और पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, इफ्रेंट और एफ्रेंट। ठीक है, इफ्रेंट जो है वो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर आता है पेरिफेरल तक। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई चीज़ आपने टच की है तो उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है। सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है, लेकिन सिग्नल ब्रेन से वापस कैसे आ रहा है? थ्रू इफ्रेंट नर्व्स के या इफ्रेंट के थ्रू वो ब्रेन से पेरिफेरल तक आता है। इसी तरीके से जो सिग्नल हमारी बॉडी से जा रहा है, यानी आपने कोई चीज़ टच की है, वो सिग्नल आपकी बॉडी से आपके ब्रेन तक जा रहा है, वो है पेरिफेरल से सीएनएस, दैट इज़ एफ्रेंट। ये हमारा रिफ्लेक्स रेगुलेशंस भी होती हैं। ठीक है, हम इसको रिफ्लेक्स रेगुलेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, इफ्रेंट और एफ्रेंट। सही है, इफ्रेंट जो है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल तक मैसेज लेकर आता है और एफ्रेंट जो है पेरिफेरल से सीएनएस तक मैसेज लेकर आता है। अब हमारे पास, अच्छा ये दोनों तो मेजर पार्ट्स हैं, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो इफ्रेंट से ही हमारी फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी और उसके बारे में फिर हम स्टडी करेंगे। नाउ द मेजर पार्ट इज़ इफ्रेंट।
अच्छा, ईफ्रेन के दो पार्ट्स हैं, सिमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा ये टॉपिक है वो आ किससे रहा है, वो किसका एक इसकी ब्रांच है, वो ईफ्रेन की एक ब्रांच है, सही है। जो मैसेज हमारे ब्रेन से आ रहा है तो वो सारा ईफ्रेन के अंदर आता है, तो ईफ्रेन का ही पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, इसका डैट मीन्स कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कांट कंट्रोल द एक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्केलेटल मसल की मूवमेंट वगैरह इसमें आता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ पे के कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड टू द अफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। कि ये सारे सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन से आ रहे हैं, तो ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं तो हम उसमें इन्वॉल्वमेंट कर ही नहीं सकते, तो ये इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होते हैं। अच्छा, किस तरह से आते हैं कि नर्व फाइबर होती है और नर्व फाइबर से आ जाते हैं, ऐसे नहीं है। इसकी भी प्रॉपर एक कहानी होती है कि इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं नर्व के, प्री गैलियोनिक फाइबर्स होते हैं एंड पोस्ट गैलियोनिक फाइबर्स होते हैं। प्री गैलियोनिक का मतलब ये होता है कि वो सीएनएस तक ही विद इन अ सीएनएस लोकेटेड होते हैं, ये सीएनएस के अंदर लोकेटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्री गैलियोनिक तक आएगा। अच्छा, ये जो कहानी है न्यूरोट्रांसमीटर्स की वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि प्री गैलियोनिक का मतलब ये होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो वहाँ से रिलीज़ होता है, और पोस्ट गैलियोनिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो भी है आपका रिसेप्टर से आकर बाइंड करता है और आपको फर्दर वहाँ पे आपके इफेक्टर ऑर्गन पे आके बाइंड करता है और आपको एक्शन आता है। तो जब भी ये सीएनएस है, क्योंकि सीएनएस से मैसेज आ रहा है, और पोस्ट का क्या है कि वो इफेक्टर ऑर्गन पे है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर आके हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन पे बाइंड करता है, तो ये हमारे पास ओरिजिनेट होता है गैंग्लियन से और नॉट माइलिनेटेड होता है टर्मिनेट्स, और इसके कि कहाँ टर्मिनेट होता है, इफेक्टर ऑर्गन पर टर्मिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में होता है, ये प्री गैलियोनिक है, ये पोस्ट गैलियोनिक है। उसके बीच में जो हमारे पास जो एक चीज़ आती है, एक रिले स्टेशन आता है। ऐसा नहीं है कि दोनों प्री और पोस्ट एक दूसरे में मर्ज हैं या एक दूसरे में बिल्कुल वो हैं, इस तरह से नहीं होता। इसके बीच में हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया। वो एक्ट एज अ रिले स्टेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट गैलियोनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ न्यूरोट्रांसमीटर की, तो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा नहीं है कि प्री से निकल रहा है बनकर और पोस्ट में डायरेक्ट चला जा रहा है और सिर्फ वही है, ऐसा नहीं होता। बीच में न्यूरोट्रांसमीटर जो है बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है और फिर जाकर एक इफेक्टर ऑर्गन से बाइंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि इनके बीच में भी एक गैंग्लिया होता है जो कि एक्ट करता है एज अ रिले स्टेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए। उसके बाद हमारे पास जो फर्दर चीज़ आती है वो 3 तरह के और सिस्टम आते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट हुए हैं। वो सिस्टम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिम्पैथेटिक और इंटेरिक सिस्टम। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो आज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबको ही पता होगा क्योंकि हम फ्रॉम द स्कूल ये पढ़ते हुए आते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट का होता है, सिम्पैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट का होता है, और इंटेरिक जो है जीआई होती है। बेसिक इंटेरिक का मतलब है जीआई, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 सिस्टम्स हैं जिनके 2 के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इंटेरिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीएनएस एंड कंट्रोल्स मोटिलिटी, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो लेट्स सी। ओके, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ तक जाते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम होता है, नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एसेंशियल इन इमरजेंसी कंडीशंस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस लाइक ट्रॉमा, फियर, हाइपोग्लाइसीमिया, कोल्ड एंड एक्सरसाइज। ये सिस्टम हर वक्त एक्टिवेट नहीं होता। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं, आप ट्रॉमा में हैं या आप फर्दर दूसरी कंडीशंस में, तब ये सिस्टम जो है वो आपका एक्टिवेट होता है। एसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए, डेली बेसिस रूटीन के लिए ये फंक्शन एक्टिवेट नहीं होता है। तो इसका जो ये ओरिजिनेट होता है सीएनएस का, प्री गैलियोनिक इसका, और प्री गैलियोनिक जो न्यूरॉन है उसके जो नर्व्स आ रही हैं वो हमारे पास थोरैसिक लंबर से। डैट मीन्स देखो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे नर्व्स जितने भी नर्व फाइबर्स हैं वो सीएनएस से निकल रहे हैं या सीएनएस के अंदर जा रहे हैं। तो इसका जो सिंपैथेटिक है सिस्टम है, जो फ्लाइट एंड फाइट का जो पूरा सिस्टम है, इसके न्यूरॉन्स होंगे।
इसके न्यूरॉन्स कौन से होंगे, प्री गैलियोनिक एंड पोस्ट गैलियोनिक, ठीक है। लेकिन उसको भी डिफ्रेंशिएट किया गया है किस उससे कि जो प्री का नर्व फाइबर है या प्री का न्यूरॉन है, प्री गैलियोनिक न्यूरॉन जो हैं वो इसके आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, थोरैसिक और लंबर। हमें पता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी डिफरेंट तरह की बोन्स होती हैं जिनके डिफरेंट नाम होते हैं, तो वहाँ से भी नर्व फाइबर ओरिजिनेट हो रही होती है। तो सिंपैथेटिक की जो प्री गैलियोनिक न्यूरॉन है वो ओरिजिनेट हो रहा है T1 से और L2, T1 to L2 थोरैसिक और लंबर रीजन से स्पाइनल कॉर्ड के सिंपैथेटिक प्री गैलियोनिक के न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसके प्री गैलियोनिक के शॉर्ट होते हैं और पोस्ट गैलियोनिक न्यूरॉन जो हैं एक्सटेंडेड होते हैं। द रीज़न इज़ कि इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। और ये जो है इसके जो है वो जो पोस्ट गैलियोनिक है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सरसाइज कर रहे हो और एक्सरसाइज में आपको पता है आपका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये एक्टिवेट होता है। सारों को ये इफ़ेक्ट नहीं करता, आपके हार्ट और आपके ब्लड प्रेशर को ही स्पेसिफिक आपका जो टारगेट है उसी पे वर्क करता है। तो इसके पोस्ट गैलियोनिक जो है वो एक्सटेंडेड इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है वो ब्रांच होती है एक स्पेसिफिक ऑर्गन तक या स्पेसिफिक पार्ट तक जा रही होती है, तो इसी वजह से इसका पोस्ट जो है वो शॉर्ट होता है। यानी जो प्री गैलियोनिक से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है वो पोस्ट गैलियोनिक तक जा रहा है और वो इफेक्टर ऑर्गन से बाइंड कर रहा है। ये हमने पीछे भी देखा था। बताने का मकसद ये है कि प्री कहाँ से निकल रहा है और पोस्ट कहाँ तक जा रहा है, कितनी इनकी लेंथ है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक का हमने ये पढ़ा था कि सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। अब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से इटसेल्फ ये पता चल रहा है कि मतलब आपकी हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट, एक्सरसाइज करते हो हार्ट रेट बढ़ जाती है, गुस्सा आता है हार्ट रेट वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक का मतलब है कि चीज़ें आपकी जो है वो लेवल उसका जो है वो बढ़ रहा है। तो हमारे पास इसमें जो पीपल जो है वो हमारी जो आई है उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर जो है वो हमारी पीपल जो है वो डायलेट हो जाएगी, ठीक है। हमारे जो ट्रैकियाँ हैं डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स होगा, मतलब इसके अंदर डायलेशन हो रही है। हमारे आई के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर नहीं, बेसिकली ब्रोंक्यूल्स के अंदर डायलेशन हो रही है। एडेनल मेड्यूला जो हमारा एक एडेनल मेड्यूला ग्लैंड है उसके अंदर से सिक्रीशन होती है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की, मतलब वो सिंपैथेटिक सिस्टम में एडेनल मेड्यूला इन्वॉल्व होता है। किडनी से सिक्रीशन हो रही होती है रेनिन की, आगे हम पढ़ेंगे कि रेनिन क्या होता है। बीटा 1 रिसेप्टर होती है हमारे मसल्स की और कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ट्राइगोन मसल्स की, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फाइट एंड फ्लाइट के अगर हम बारे में देखें तो अगर आप जिस कंडीशंस में भी एक्सरसाइज में आपको अर्ज नहीं होती यूरिनेशंस की, ठीक है, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इजैक्यूलेशंस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, मेल के अंदर जो होती है। उसके अलावा हमारे ये सारे स्लेवरी ग्लैंड्स हमारा जो है वो थिक और विस्कस, मतलब इसके अंदर सिक्रीशंस नहीं होती, सिक्रीशंस बंद हो जाती हैं। और हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है, हमारी जीआई की मोटिलिटी कम होती है और रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस होती है, सही है, और डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये इनके पीछे भी पूरा एक मैकेनिज़्म है कि किस तरह, ऐसा नहीं है कि इस तरह हो रही हैं, एक्टिवेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आता है, बाइंड करता है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे जो इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे ऑर्गन्स पर वो पता होना ज़रूरी है। अगर आप ये पता कर लोगे कि इस ब्लैडर में ये हो रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से किडनी के अंदर ये हो रहा है, तो आप आसानी से जो है वो आगे का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी पढ़ सकते हैं। तो इसके पीछे भी एक पूरा मैकेनिज़्म होता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम का बेसिकली ये इम्पैक्ट होता है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर। अगर आपको एक दफ़ा ये याद हो गया ना, आप आसानी से सारे मैकेनिज़म्स को समझ सकते हैं और किस तरह से क्या हो रहा है। ड्रग्स भी इसी मैकेनिज़्म को, अगर आप कोई ड्रग दे रहे हैं आप सिंपैथेटिक सिस्टम की, तो आपको पता है कि अगर आप ड्रग देंगे तो आई में जो ड्रग है वो जाके डायलेट करेगी, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम उस चीज़ को डायलेट करता है, ठीक है। ओके जी, तो हमने ये पढ़ लिया कि सिंपैथेटिक का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऑर्गन्स पे, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम को ट्रिगर करते हैं दो चीज़ें।
एक तो उसकी डायरेक्ट एक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि आप एक्सरसाइज करें, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। दूसरा ये होता है कि हमारा एड्रेनल मेडुला इटसेल्फ जो है वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है। जब ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करेगा, वो ब्लड में आएगी, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे ऑर्गन पे, कहाँ से उसकी प्री गैलियोनिक और पोस्ट गैलियोनिक ओरिजिनेट होती है, ये सब वी हैव लर्न।